नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बसंत भाग 1 का पाठ बचपन, जिसकी लेखिका कृष्णा शोभती जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले भी मैं पहला चैप्टर बना चुकी हूँ, वह चिड़िया, जो फुल एक्सप्लेनेशन भी है और समरी भी मैं बना चुकी हूँ। और सारे चैप्टर्स के वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यह दूसरा चैप्टर है बचपन। बच्चों, तो बचपन जो है, इस कहानी में लेखिका अपने बचपन की यादों को इस कहानी में व्यक्त की है। यानी बचपन में लेखिका किस तरह से रहा करती थी, किस तरह के उनके ड्रेस होते थे, उस समय का कैसा वातावरण रहता था, यह सब इस पाठ में दिया गया है। जैसे बच्चों, आप लोग जानते होंगे, जैसे आप घर में रहते हैं तो घर में नानी या दादी माँ होती है, दादाजी या नाना जी होते हैं, तो वे किस तरह से पुराने ज़माने की बातें सुनाया करते हैं कि मैं उस ज़माने में इस तरह से हम लोग रहते थे, इस तरह के लोग खेलते धूपते थे, इस तरह से बच्चे पढ़ते थे। यानी बहुत तरह की कहानियाँ भी सुनाया करते हैं। तो उसी तरह जो लेखिका हैं कृष्णा शोभती जी, तो इस पाठ में अपने बचपन की दिनों के बारे में जिक्र किए हैं। तो बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। एक एक लाइन मैं आपको समझा के पढ़ा रही हूँ। पाठ शुरू करती हूँ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो इस पाठ में लेखिका कह रही हैं कि मैं अपने बचपन की ओर आपको ले जाऊंगी, यानी बचपन की बातों को मैं बताना चाहती हूँ। और लेखिका कह रही है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, कि तुम्हारी दादी भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब बहुत बड़ी हो गई हूँ, या मतलब एज में वे बड़ी हो चुकी हैं, मतलब दादी की एज की हो सकती हैं, या नानी भी उनको कोई कह सकता है। तो इसीलिए वे कह रही हैं कि मैं दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, और बुआ मौसी भी हो सकती हूँ। लेकिन उनके परिवार में लोग उनको जीजी कहकर पुकारते हैं। जीजी किसको कहते हैं? दीदी। दीदी को, बड़ी दीदी जो होती है, उसको जीजी कहा जाता है। तो परिवार में लेखिका को लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस कर रही हूँ, मतलब वो उम्रदार हो चुकी है, काफ़ी उम्र की हो चुकी है। दादी नानी जिस उम्र की होती है उस उम्र में पहुँच चुकी हैं। तो वे अपने पिछली शताब्दी, किसको कहते हैं? जो 100 वर्ष का समय को शताब्दी कहते हैं। तो वे पिछले समय की बातों को इसमें जिक्र की है कि पिछले शताब्दी में मैं पैदा हुई हूँ, मतलब काफ़ी वो उनका समय हो चुका है, काफ़ी उम्र उनके हो चुके हैं। यानी मान के चलिए कि 70 या 75 उम्र के, इन सब उम्र में वे पहुंच चुकी हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब लेखिका क्या क्या अपना वो पहले ड्रेस पहनती थी, इन सब बातों का इसमें वर्णन कर रही हैं कि मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। तो उस समय लेखिका कौन कौन से कपड़े पहनती थी, इसमें ये जिक्र की है कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सब कलर का कपड़ा वे पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब लेखिका कह रही हैं कि अब मेरा मन होता है कि मैं सफ़ेद कपड़ा पहनूं। यानी अब क्या होता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं या जवान रहते हैं तो उस समय लोग चटकदार कपड़ा पहनते हैं, जैसे लाल, पीले, नीले, गुलाबी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो क्या होता है, पहनावा में भी लोग अंतर करने लगते हैं। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े नहीं पहने, कलरफुल कपड़े जो होते हैं उनको लोग पहनना पसंद नहीं करते हैं, सादा कपड़ा पहनते हैं, या जो बहुत लाइट कलर का कपड़ा रहता है, हल्के रंग का, उसको लोग पसंद करते हैं।
तो इसीलिए लेखिका कह रही हैं कि अब मन कुछ ऐसा है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। अब उनको हल्के रंग के कपड़े पसंद आते हैं। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है, पहले फ्रॉक, फिर निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका पहले फ्रॉक पहनती थी, निकरवाकर पहनती थी, ये सब ड्रेस का नाम है। स्कर्ट जो पहने जाते हैं लड़कियां पहनती है, लहंगे, गरारे, ये सब पहले पहनती थी। तो इन बातों का जिक्र किया है। और उनको अब क्या पसंद है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मतलब यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि उस समय वो क्या क्या पहना करती थी, इन सब बातों का जिक्र किया गया है। तो आगे लेखिका कह रही हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो किस टाइप का वो पहनती थी ड्रेस, धारीदार फ्रॉक पहनती थी, गोल कलर और बाजू पर गोल कफ लगा होता था और गुलाबी रंग के चुन्नटदार घेरे वाले फ्रॉक भी पहना करती थी। तो ये सब बातें इसमें बता रही हैं। आगे बता रही है लेखिका कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जिस समय में लेखिका छोटी उम्र में थी तो उस समय क्या होता था, फ्रॉक के ऊपर की जो जेब होती थी उसमें लोग रुमाल रखे रहते थे और रिबन जो होता है कपड़े को काट करके, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं प्लेन, जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, तो इसका रिबन बनता है। तो रिबन पहले लगाया करती थी लड़कियां। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंगी रहती थी, और लेमन कलर का जो मतलब नींबू के कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी रहती थी, तो फर के जैसा वह लगता था। 2 ट्यूनिक भी याद है, मतलब ट्यूनिक बोलते हैं ढीली ढाली पोशाक को, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी रंग की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी होती थी। तो ये सब ड्रेस लेखिका पहना करती थी। आगे लेखिका बता रही हैं कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब बचपन में जो लेखिका के भले ही सारे ड्रेस को नौकर या नौकरानी धो सकती थी, लेकिन उनके जो मोजे होते थे उन्हें खुद ही धोना पड़ता था। क्योंकि मोजा इसलिए क्योंकि उनके घर में हिदायत दिया गया था कि अपना जो मोजा होता है वह खुद ही धोना चाहिए, क्योंकि कोई कोई काम बच्चों को शुरू से करने की आदत डालनी चाहिए ताकि बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो। तो यह सब मम्मी पापा समझते हैं, इसलिए उनको मोजे खुद धोने के लिए कहे थे ताकि बच्चे कुछ सीखे, व्यवहारिक भी ज्ञान सीखे। आगे लेखिका बता रहे हैं कि हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। इतवार मतलब रविवार के सुबह जो छुट्टी होती थी रविवार को, तो ये लोग क्या करते थे, अपने मोजे को धोते थे और फिर अपने जूते में पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी, और वे लोग जब ब्रश से बहुत ही अच्छा से पॉलिश करते थे और जूते चमकने लगते थे। सरबर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो यही कारण है कि लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना, मतलब जूते में पॉलिश करना, आज भी बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं, मतलब आजकल नए नए किस्म के देखते होंगे, जो दुकान में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कितने सुंदर सुंदर जूते मिलते हैं, कलरफुल रहते हैं, कई तरह के डिजाइन में बने होते हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है, लेकिन पहले के जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे। आज के जूते जो हैं काफ़ी आराम देने वाले मिलते हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का भी इलाज शुरू हो जाता था। तो पहले के ज़माने में क्या था, इतना लोग एडवांस नहीं हुए थे, इतने तरह के टेक्नोलॉजी नहीं आए थे, तो पहले जो जूते लोग खरीदते थे तो नए नए में लोग जो जूते पहनते थे तो पैर में छाले पड़ जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर
हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो अब लेखिका यहाँ कहती हैं कि जभी भी कभी वो लंबी सैर के लिए निकलती थी तो अपने पास रुई लेकर जाती थी, क्योंकि जूता लगा मतलब जब वो जूते पहनती थी तो छाला लग जाता था। तो क्या करती थी, रुई मोजे के अंदर रखना पड़ता था ताकि छाले ना पड़े। छाले का मतलब पैर के जो चमड़े होते हैं वो जो है खिसक जाते हैं, थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं, उसमें से ब्लड वगैरह निकलने लगते हैं। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, पहले से ही रुई साथ में ले जाना पड़ता था ताकि जूते पहनने के बाद जो दर्द होगा या ब्लड आ जाएगा तो उसको साफ करने के लिए। तो लेखिका यहाँ कह रही है कि हाँ, आज हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। तो लेखिका कह रही है कि हमारा बचपन इस तरह से गुजरा है, लेकिन तुम्हारा हम आप लोग जो बच्चे हों तो हम लोगों को बता रहे हैं कि अभी के समय के जो बच्चे हैं उसमें बहुत कुछ अंतर हो गया है। अब इन लोगों को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता होगा, क्योंकि आजकल के समय में नए नए टेक्नोलॉजी आ गए हैं। लोग को बहुत आराम से जीवन जीना पड़ता है, लेकिन लेखिका के समय में थोड़ी बहुत परेशानी भी उनको झेलना पड़ा था। आगे लेखिका कह रही है कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो शनिवार का जब शनिचर बोलते हैं शनिवार को, मतलब सैटरडे को। तो शनिवार को क्या होता था, उन लोगों का नियम था कि ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव बोलते हैं जैतून के तेल को और कैस्टर बोलते हैं अरंड के तेल को। तो बच्चे लोगों के पेट साफ रहने के लिए जो है यह सब घर में मतलब कहा जाता होगा कि अरंड का तेल या जैतून का तेल सप्ताह में एक बार वो लोग पीते थे, ताकि जो है पेट की सफाई हो, कीड़े वगैरह मर जाते हैं। तो उन लोगों को नियम था। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन लेखिका के लिए यह मुश्किल भरा काम था। और शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, और लेखिका को यह सब पहले से ही एहसास होने लगता था कि शनिचर आने वाला है, यानी शनिवार आने वाला है। तो उनको मतलब उनकी गंध आने लगती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगने लगता था। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, और खुराक किसको बोलते हैं, मात्रा को। जैसे आप लोग दवाई पीते होंगे तो जब डॉक्टर दवाई देते हैं तो बोलते हैं ना 5 ml पी लेना, 10 ml पी लेना। तो इस तरह से शीशे के गिलास में ml के हिसाब से उसमें खुराक बना रहता था कि इतना दोनों जो है तेल पीना होगा। तो उन्हें देखते ही लेखिका को क्या होने लगता था, मितली होने लगती थी। मितली मतलब उल्टी होने लगती थी। आगे लेखिका बता रही हैं कि मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन उस समय के ज़माने में लोग ये सोचते थे कि अगर दवाई नहीं ये ऑलिव ऑयल और जो है अरंड का तेल अगर नहीं पिएंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन लेखिका कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि आजकल तो बच्चे नहीं भी पीते हैं तो सभी स्वस्थ रहते हैं। लेकिन घर में ऐसा लोग मानने लगे थे कि पीना जरूरी है, तो उन लोगों को पीना पड़ता था। आगे लेखिका बता रही हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई है। अब लेखिका बता रही हैं कि हमारा जो समय बीता था और आज के समय के जो बच्चे हैं, दोनों में बहुत ही फर्क आ गए हैं, और दिलचस्पियां भी जो हमारी थी और आज के बच्चों की है उसमें बदल चुके हैं। आगे बता रहे हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और उस समय में क्या था, कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन किसको कहा जाता है, गाना सुनने वाला बाजा होता है एक तरह का। तो वही रहता था किसी किसी के घर में, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न नहीं रहता था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। जो पहले बचपन में लेखिका जो कुल्फ़ी खाया करती थी, आजकल उसको लोग आइसक्रीम कहने लगे हैं। कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गए हैं। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। और उस समय में क्या होता था, लोग सहतूत और फालसे, खसखस, इसके लोग शरबत पिया करते थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक जैसा, शरबत जैसा वो लोग पिया करते थे। लेकिन आज लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोक पेप्सी पीते हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी।
और उस समय क्या था, कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड, विमटो वगैरह मिलती थी उस समय में। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी, क्योंकि लेखिका जो है शिमला और नई दिल्ली में रही हैं, इसलिए वहाँ की बातें बता रही है कि शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां जो होटल हैं वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी, मतलब बहुत ही अच्छा होता होगा। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, मतलब ब्राउन ब्रेड बोलते हैं भूरी पाव, मतलब आटे का बना हुआ पाव को ब्राउन ब्रेड कहा जाता है। तो उन भाई बहनों की ड्यूटी मतलब बारी लगती थी लाने के लिए। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर, मतलब बहुत कम दूरी पे घर से उनका बहुत कम दूर मॉल था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी लगती थी, तो वहाँ पर तरह तरह के पेस्ट्री और चॉकलेट मिलते रहते थे। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी घर में छूट थी कि एक बार सप्ताह में चॉकलेट खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, स्टॉक मतलब भंडार रहता था। लेखिका के पास चॉकलेट और टॉफ़ी का भंडार रहता था, मतलब बहुत अधिक अपने पास में रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खरे खरे कभी ना खाती थी, उनको घर जाकर खाना पसंद था, मतलब आराम से खाना चॉकलेट को खाती थी। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेकर खाती थी। और लेखिका किस तरह से खाती थी, जब वे टॉफ़ी खरीद कर लाती थी, चॉकलेट लाती थी, तो वे साइड बोर्ड किसको कहा जाता है, किनारे की जो एक अलमारी रहती थी बेड के पास, तो वहाँ पर वो रख देती थी और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। उसको आराम से उनको खाना बहुत ही पसंद होता था। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल किसको कहा जाता है, पहाड़ी फल होता है, शिमला पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पर शिमला में एक काफल नाम का फल, पहाड़ी फल होता है, तो उसका भी लेखिका याद कर रही हैं। वह फल कैसा होता था, खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कस्मल, और देखकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट मतलब भूरे रंग का एक फल होता है, एक और गजब की चीज़। तो ये सब बातों की लेखिका याद की हैं कि किस तरह से वे काफल खाया करती थी, चॉकलेट खाया करती थी और बहुत ही मज़ा लेकर खाया करती थी। आग पर भुने जाते और फिर छुलके उतार कर मुँह में, वो जो चेस्टनट होता है भूरे रंग का फल, उसको आग पर भुने जाते थे और उसका छिलका उतार कर लोग खाते थे। आगे लेखिका बता रही है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, चने मतलब चना जो भुना हुआ होता है, चने जोर गरम उसको कहा जाता है। हाँ, चने और जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नज़र आती है। आप लोग अभी भी देखते होंगे बच्चों, जब कभी आप जाएंगे समुद्र के किनारे या कहीं मार्केट में जाएंगे या ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे, तो अक्सर लोग चना भुना हुआ बेचते हैं, एक कागज़ का पुड़िया देते हैं, उसमें कुछ काला नमक, कुछ मसाले मिलाकर उसको देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज भी लोग खा रहे हैं। पुराने ज़माने में यह जो है चना जोर गरम पहले भी लोग खाते थे, मतलब भुना हुआ चना। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए, और बहुत ही तिकोना रंग का जो एक होता है पुड़िया, उसमें यह चना भुना हुआ अभी भी बिकता है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। मतलब चना जोर गरम बाबू, यह जो गाना है पहले बच्चे भी गाते थे, सारे लोग गाते थे, तो उसी चना के ऊपर यह गाना गाया गया है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते थे और कुछ बच्चे जो होते थे वे लोग क्या करते थे, चना जब खरीदते थे तो उस पर मसाला छिड़कवाते थे, मतलब मसाला डालते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती।
जहाँ ये लोग घूम रहे होते थे गिरजा मैदान, तो थोड़े थोड़े करके चने खाते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब एक एक दाना चना खाते हुए वो लोग घूमते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। छुटपन मतलब बचपन में लेखिका शिमला में बहुत ही उन्हें अच्छा लगता था, इस बात का जिक्र की है। घोड़ों की सवारी भी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिलता ही है। और शिमला में क्या होता है, अक्सर घोड़े की सवारी पर बच्चे लोग सवार होकर खेलते हैं। इसके बारे में बताई हैं। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो मतलब बता रही हैं कि ननिहाल जब वो जाती थी तो वहाँ जो घोड़े मिलते थे वे काफ़ी स्वस्थ, मतलब मोटे ताजे होते थे, सुंदर भी होते थे। तो घोड़े की बात कही है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़। मतलब क्या होता है कि शाम को रंग बिरंगे वहाँ पर गुब्बारे देखने को, बैलून जो होता है वह देखने को उनको मिलता था। और सामने जो है जाखू का पहाड़ था। जाखू किसको कहा जाता है? शिमला में एक पहाड़ है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उसको जाखू कहा जाता है। तो वहाँ पर जब लेखिका जाती थी तो बहुत ही अच्छा लगता था। ऊंचा चर्च, चर्च किसको कहा जाता है? गिरजाघर को। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती थी। मतलब चारों तरफ घंटियां की आवाज़ आने लगती थी। ऐसा लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। यीशु मतलब यीशु जो है, ईसा मसीह जो भगवान होते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ कह रहे हैं। बहुत ही वहाँ माहौल बन जाता था। और मतलब भगवान ईश्वर जो होते हैं उसका मतलब वहाँ पर भक्ति का माहौल हो जाता था। आगे लेखिका बता रही हैं कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। और वो अब सूर्यास्त के बारे में बता रही हैं कि जब सूर्यास्त होने लगता है तो बहुत ही सुंदर दृश्य आकाश में हो जाता है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ, आप लोग शाम को जब निकलते होंगे सूर्यास्त से पहले तो देखते होंगे कि आसमान कितना सुंदर दिखने लगता है। उसमें धारियाँ जैसे नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखरे गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। और देखते देखते क्या होती है, रात होने लगती है और चारों तरफ बत्तियाँ जलने लगती है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक के भी क्या कहने। अब रिज का रौनक और मॉल की जो दुकान है उसके बारे में लेखिका कह रही हैं। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल, और चारों तरफ जो है कोलाहल मतलब आवाज़ सुनाई देने लगता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। और सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। दुकान के बारे में लेखिका बता रही हैं कि उसका एक शोरूम था जिसमें शिमला कालका का ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो इस तरह का वहाँ डिजाइन दिया हुआ था, जैसे ऐसा लगता था कि ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पटरियां है वहाँ और छोटे छोटे डब्बे लगे हुए थे और स्टेशन जैसा होता है उस तरह से वहाँ पर दुकान में, शिमला के शोरूम में दुकान में बना हुआ था। आगे बता रहे हैं लेखिका कि पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब वही ट्रेन थी जब वे छोटी थी पिछली सदी में। तो उस समय की बातें बता रहे हैं। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ जाते थे। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। और कभी कभी जब वो कहाँ पर थी, दिल्ली में थी, तो कभी कभी हवाई जहाज़ भी उनको देखने को मिलता था। और उस समय में सारे बच्चे दौड़ते हुए घर से निकल जाते थे हवाई जहाज़ देखने, और ऐसा लगता था कि कोई बहुत भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। यह देखो, और वह गायब हो जाता था क्योंकि बहुत ही तेज रफ्तार से हवाई जहाज़ चलती है।
तो देखते ही देखते वह गायब हो जाती थी। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि मॉडल वाली दुकान के पास जो है एक और दुकान थी जहाँ पर उनका पहला चश्मा बना था, और वहाँ पर एक अंग्रेज डॉक्टर थे जो उनका आँख देखे थे और उन्हें चश्मा दिए थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा था। मतलब शुरू में जब वो चश्मा लगाई थी तो उन्हें बहुत अजीब सा लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि आजकल देखिएगा लोग को, छोटे छोटे बच्चे को भी चश्मा लगा होता है। लेकिन उस समय में अगर कोई चश्मा लगा लेता था तो लोग को लगता था कि बहुत बड़ी बीमारी इसे हो गई है। तो छोटे और बड़े बच्चे सब पूछने लगते थे कि क्या आँखों में आपको कोई तकलीफ़ है जो चश्मा पहने हैं इस उम्र में। दूध पिया करो। अब उनको, लेखिका को सब बताते थे कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो अब उनको जो कोई चश्मा देखते थे तो उन लोगों को चिंता होने लगती थी कि इस उम्र में चश्मा लग गया है। तो कोई उनको कहते थे कि दूध पिया करो, इससे तुम्हारी जो है रोशनी आँख की बढ़ जाएगी। तो लेखिका उनको समझाया करती थी कि ये ज़्यादा दिन पहनना नहीं है, थोड़ा दिन पहनेंगे तो यह मुझे लगाना नहीं पड़ेगा, ऐनक उतर जाएगी। मतलब मेरा जो चश्मा में जो पावर दिया गया है वो सब आँख मेरा ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता ना करें। तो यह सब समझा देती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा है। डॉक्टर साहब उनको आश्वासन दिए थे, मतलब भरोसा दिलाए थे कि चश्मा जल्दी ही उतर जाएगा। लेकिन क्या होता है, लेखिका बता रही हैं कि अभी तक मेरा नंबर बस नंबर कम ही होता रहा है, और अभी तक उनके आँखों से वो चश्मा उतरा नहीं है। अभी भी लेखिका चश्मा पहन रही हैं। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अब जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो लेखिका कह रही हैं कि आज जो मेरे आँख में रोशनी कम हुई है इसके लिए मैं जिम्मेवार हूँ, मतलब मेरा इसमें दोष है। क्योंकि जब दिन की रोशनी को छोड़कर रात के टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। तो लेखिका क्या करती थी, रोशनी में मतलब नहीं पढ़ती थी और टेबल लैंप जला करके घर में पढ़ा करती थी। तो इससे उनका आँख का रोशनी धीरे धीरे कम होता गया। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। मतलब छेड़ा मतलब चिढ़ाया उनके चचेरे भाई। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और उनका जो चचेरा भाई है उनको इस तरह का एक कविता जैसे बनाकर उनको कहने लगा। तो इस पर लेखिका थोड़ी सी खिजी भी, मतलब चिढ़ लगी उनको, थोड़ा गुस्सा भी लगा और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर यह शेर उनको थोड़ा बुरा भी लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। और लेखिका के जो चचेरे भाई उनको चिढ़ाए थे तो उनको लगा कि सही में क्या मैं लंगूर जैसी दिख रही हूँ। तो वे चुपचाप से क्या की, आईने के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही है कि क्या मैं लंगूर जैसी तो नहीं लग रही हूँ। तो नहीं, हाँ, कभी उनको लगता था कि नहीं मैं लंगूर जैसी नहीं लग रही हूँ, कभी उनको लगता था कि हाँ मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ। तो ये सब उनके मन में आने लगा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। और शीशे के सामने क्या कि कभी अपना छोटा भाई का टोपी उठाकर पहन लेती हैं, जैसा कि बच्चे लोगों को देखते होंगे। वो लोग क्या करते हैं, चुपचाप आईने के सामने खड़े हो जाएंगे, अपने आप को अजीब सा कुछ कपड़े पहन लेंगे, कुछ टोपी पहन लेंगे। तो इसी तरह का लेखिका भी किया करती थी और उनको कुछ अजीब सा लगता था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तो लेखिका कह रही हैं यह बहुत पहले की बात है, लेकिन अब तो चश्मा पहनते पहनते उनकी आदत बन गई है। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। मतलब अब तो लेखिका जब चश्मा उतार लेती हैं तो अब उनको सूना सूना जैसा लगने लगता है, क्योंकि उनको अब पहनते पहनते आदत हो गया है। अब उन्हें चश्मा ही पहनना अच्छा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत।
अब लेखिका यहाँ बता रही हैं कि जो टोपी पहनती थी और काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत, यह सब बातें आजकल याद किया करती है। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। शिमला में तो वहाँ पर तो ठंड पड़ती है, टोपी पहनना ही पड़ता है। तो लेखिका कई कलर का टोपी खरीद ली है और रख ली है अपने पास। कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। और यहाँ पर बता रही हैं कि कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और यहाँ क्या है, सहज मतलब आसान, सुहल मतलब सुविधाजनक और सुभीते मतलब आरामदेह वाली हिमाचलियाँ टोपियाँ। तो आजकल वे दुपट्टों के से ज़्यादा पसंद करती है टोपियाँ पहनना, क्योंकि सर पर दुपट्टा उतना आरामदेह नहीं होता है और आराम से टोपी पहन लेती हैं तो उनको वहाँ ठंड भी कम लगती है और उन्हें सुविधा भी मिलता है, अच्छा भी लगता है। तो इस पाठ में बच्चों आप लोग पढ़े समझे कि किस तरह से लेखिका अपने बचपन की यादों को इस पाठ में जिक्र की है कि किस तरह से उनका बचपन बीता है, किस तरह से वे रहा करती थी और पहले के समय और आज के समय में कितना फर्क आ गया है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।